बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुशामदीद। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। मेरी खुश नसीबी ये थी कि मैंने आँख ही सऊदीया जैसे मुबारक शहर में खोली थी। मेरे वालिद की यहाँ पुलिस में नौकरी थी। पाकिस्तान में शादी करने के बाद मेरे अब्बू मेरी वालदा को अपने साथ सऊदीया ले आए थे, इसलिए मेरी पैदाइश मक्का जैसे मुकद्दस शहर में हुई थी। मेरी वालिदा हाफिजा कुरान थी, इसलिए कलाम पाक की बहुत सी सूरतें मैंने भी अपनी वालदा से हिफ्ज की थी। मैंने शुरू से ही एक पाकिज़ा माहौल पाया था। मेरी वालदा बहुत नेक थी। मेरे वालिद भी एक ईमानदार पुलिस वाले थे। मेरे वालिद की ख्वाहिश तो ये थी कि उनकी पहली औलाद बेटा पैदा होता, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बने। बदकिस्मती ये थी कि मेरे बाद उनकी दूसरी औलाद भी न हुई। जब मैंने होश संभाला तो अपने वालिद की ख्वाहिश कई बार सुनी थी, तभी इरादा कर लिया कि मैं इन्हीं की तरह से ईमानदार पुलिस वाली बनूंगी। इसलिए मैंने बड़ी होकर पुलिस की लाइन ज्वाइन की थी। मेरे वालिद ये खुशी भी न देख सके। मैं भी ट्रेनिंग में थी, एक हादसे में उनकी मौत वाक़या हो गई थी। जब तक मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनकर ऑन ड्यूटी लगी, मेरी वालिदा बीमार रहने लगी। मेरी पोस्टिंग जद्दा में हो चुकी थी। मुझे 1 साल हुआ था ड्यूटी देते हुए कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। बहुत कम उम्री में ही मैंने ये दुख देख लिए थे और अब मेरा मकसद सिर्फ ईमानदारी से काम करना था और अपने वालिद का नाम रोशन रखना था। इसलिए मैं जिस केस में हाथ डालती उसमें कामयाबी होती थी। वजह ये थी कि मैं अपना काम ईमानदारी से करती थी, ना कभी रिश्वत ली और ना कभी किसी मुजरिम को बिना सजा के छोड़ा। इसीलिए कम सालों में ही मैं अपने अफसरान के सामने अपनी काबिलियत का सिक्का मनवा चुकी थी। इन्हीं दिनों एक केस मेरे सामने रखा गया है। वो ये सुनने में आया था कि एक रिहायशी इलाके में ऐसा गिरोह आबाद है जो अरबी लोगों का लिबादा ओढ़े हुए औरतों की स्मगलिंग करता है। ये रिपोर्ट पक्की थी, लेकिन वो गिरोह निहायत ही चालाक और चालबाज था कि अब तक पकड़ा नहीं गया था। जब ये केस मेरे सामने डिस्कस किया गया तो मैंने अपने सीनियर अफसरान से कहा कि इस केस को आप मेरे हवाले कर दें। मेरे अफसरान कहने लगे कि बड़े बड़े पुलिस वालों ने अपनी कोशिश करके देख ली है, लेकिन उन्हें भी आज तक इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया और आप तो एक नातजुर्बाकार और कम उम्र सी इंस्पेक्टर हैं। ये बड़ा रिस्क हम लोग ले नहीं सकते और इस काम में आपकी जान भी जा सकती है और इज्जत भी। मैंने कहा, जब मैंने पुलिस की नौकरी को ज्वाइन किया था तो मैंने इस्लामी मुल्क के खातिर अपनी जान, माल और इज्जत देने का अहद किया था। आप मेरी परवाह मत करें, मैं अपने मिशन से कामयाब होकर ही लौटूंगी और पूरे सबूत के साथ उन्हें पकड़ूंगी। अफसरान ने मुझे बहुत हौसला अफजाई दी थी। मैंने कहा कि मैं वहां पर भेस बदल कर एक मुलाजिमा बनकर जाऊंगी। मुलाजिमा बहुत जल्द घर के मामलात को समझ जाती हैं। मेरे लिए इस तरह से अपना केस हल करना और भी आसान हो जाएगा। मेरे सीनियर अफसरान को मेरी ये बात बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने पुलिस की वर्दी उतारी और एक आम सी मुलाजिमा बनकर उस घर में नौकरी लेने के लिए चली गई। जरा सी पेशरफत के बाद मुझे वहां मुलाजिमत मिल गई। वहां की सफाई सुथराई के काम मेरी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ा बंगला था और वहां रहने वाले अरबी एक से ज्यादा शादी करने के आदी थे। बज़ाहिर वो 2 भाइयों का बंगला था जिनकी 2 बीवियां थीं। मेरे लिए ये हैरान कुन बात थी कि उनकी बीवियों में बहुत इत्तेफाक था। वो पाकिस्तानी खवातीन की तरह से जेलस का जज्बा नहीं रखती थीं। बज़ाहिर में कमरों और घरों की सफाई करती, लेकिन मेरी नजर हवेली के खुफिया ठिकानों की तरफ लगी रहती। फिर वो लोग सिक्योरिटी के मामले में बेहद सख्त थे। जब मैं उनके बंगले में दाखिल होती तो मेरी पूरी तरह तलाशी ली जाती कि कहीं मेरे पास कोई मोबाइल या कोई असला जैसी ऐसी चीज तो नहीं। उन्होंने गार्ड्स के साथ साथ
खूंखार जंगली कुत्ते भी पाल रखे थे। सबसे पहले जब उनके घर में दाखिल हुई तो उन खूंखार कुत्तों ने मुझे सूंघा। बेशक मैं एक पुलिस वाली थी, एक औरत का दिल भी अपने अंदर रखती। लंबे चौड़े खूंखार किस्म के कुत्तों के सामने मेरा डर जाना फितरी सी बात थी। जिस काम के लिए मैं आई थी वो इतना आसान नहीं था जितना शायद मैं समझ बैठी थी। मैंने कमरों की सफाई के दौरान कमरों की तलाशी बड़ी अच्छी तरह से ली थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। इस बंगले के ऊपर के पोर्शन में मुझे जाने की इजाजत थी क्योंकि वो खाली पड़ा था। 1 महीना हो चुका था मुझे वहां काम करते हुए, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया था। मैं बहुत मायूसी हो गई जब एक दिन मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। हम मुलाजमीन के लिए अलग क्वार्टर बनाए गए थे, हम लोग वहीं रहते थे। एक बार मैंने उस अरबी की गाड़ी में एक हसीन लड़की को आते हुए देखा जो बेहद हसीन थी, लेकिन उतनी ही डरी सहमी हुई थी। मैं चौकन्नी सी हो गई। मेरी नजर अब उस लड़की पर थी जो बेहद घबराई हुई थी, चेहरे से डरी सहमी सी थी। उसे मेहमान कहकर उस अरबी की बीवी ने मुझसे मुतारिफ करवाया था, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो अरबी की बीवियां वैसे तो उठकर एक गिलास पानी भी खुद नहीं पीती थी, लेकिन मैं हैरान थी वो उस लड़की को खाना, पानी और जरूरत की हर चीज मुलाजमत की बजाय खुद देने जाती थी। यहाँ तक कि मुझे भी इस कमरे में सफाई करने का हुक्म नहीं था। मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वो लड़की यकीनन अगवा की गई है, लेकिन मैं कैसे उस तक पहुंच सकती थी? रात के 9 बजे के बाद हमें क्वार्टर्स में भेज दिया जाता था। उनके घर के अंदर 9 बजे के बाद क्या होता था मैं बिल्कुल जान नहीं पाती थी। मैंने बहुत चाहा कि उसकी बीवियों का एतमाद जीत सकूं, वो मुझसे कोई न कोई बात करे, लेकिन वो औरतें मुलाजिमों के साथ कोई बात नहीं करती थी सिवाय काम की बात के। मेरा दिल अब बेचैन सा होने लगा था। मैं रात को अपने क्वार्टर से बाहर आ गई। उस कमरे की एक खिड़की बाहर खुलती थी। मैंने सोचा कि क्यों न मैं इस खिड़की को खोलकर देखूं, शायद वो खिड़की खुल जाए और मैं ये देख सकूं कि वहां हो क्या रहा है। मैं इस कमरे की खिड़की के पास बड़े मोहतात अंदाज से पहुंची, लेकिन वो लोग बहुत तेज और चालाक थे। खिड़की अंदर से लॉक थी। मैं बहुत मायूस सी हो गई। इससे पहले कि मैं वापस लौटती, मुझे इस कमरे में कुछ साए से नजर आए। कुछ आवाजें भी आने लगी, लेकिन वो अजीब और गरीब किस्म की जबान में बात कर रहे थे। ना वो अरबी थी, ना उर्दू और ना अंग्रेजी। ना जाने कौन सी जबान थी जिसमें वो बात कर रहे थे। फिर मुझे उस लड़की की सिसकियां सुनाई दी, लेकिन वहां मेरे रुकने का मकसद कुछ न था, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि उनके बीच बातचीत क्या हो रही है। मैं वापस पलटने लगी तो मेरे कदम उसकी आवाज से जकड़े जा चुके थे। वो उर्दू जबान में बोल रही थी, अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? वो लड़की रोते हुए कह रही थी। मैं वापस वहां उस खिड़की के पास आ गई ताकि और बातें भी सुन सकूं, लेकिन फिर कमरे का दरवाजा खुला और उस लड़की को शायद कमरे से बाहर ले जाया जा रहा था। अब उसकी आवाजें गुम होने लगी, जैसे अब वो कमरे में नहीं थी। मैं यही सोच रही थी कि शायद वो लोग इस लड़की को ऊपर के पोर्शन में लेकर गए हों, जब झट से अचानक खिड़की खुली। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं फौरन से दीवार के साथ लगकर नीचे अपना सांस रोककर बैठ गई। वो उस अरबी का छोटा भाई था, जिसे शायद ये शक हुआ था कि खिड़की के बाहर कोई मौजूद है, इसलिए वो अब दाएं बाएं देख रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल दीवार के साथ लगी खड़ी थी। इसके बाद खिड़की बंद हो गई। मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। इसके बाद मैंने अपने क्वार्टर का रुख किया। जल्दी से मैं अपने क्वार्टर में आकर लेट गई, क्योंकि अगर किसी को ये शक हो गया कि वहां कोई मौजूद था तो वो लोग जरूर वहीं पहुंचेंगे। और ऐसा ही हुआ। चंद मिनट बाद ही कदमों की चाप
मुझे अपने क्वार्टर से आगे जाती हुई सुनाई दी, वहीं खिड़की के पास जहां मैं कुछ देर पहले खड़ी थी। इसके बाद मुझे इस जगह कुत्ते भौंकने की आवाजें आने लगी। उन कुत्तों के तस्वुर से ही मुझे खौफ सा आने लगता, क्योंकि वो काफी लंबे चौड़े खूंखार कुत्ते थे। मेरा दिल उस वक्त बड़ी जोर से धड़क रहा था। मैं सोने की कोशिश करने लगी। मैं तो समझी थी कि बात यही खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे ही दिन सब मुलाजमीन से ये पूछा गया कि रात को अपने क्वार्टर से कौन निकला था। इस सवाल ने मेरा हला खुश किया, लेकिन सब ही अनजान बने हुए थे। वो शायद उन लोगों के सख्त रवैये को जानते थे, इसलिए 9 बजे के बाद कोई भी अपने क्वार्टर से बाहर नहीं निकलता था। वो अरबी बड़े गजबनाक लहजे से एक एक के पास आकर पूछ रहा था। जैसे जैसे उसके कदम मेरी जानिब बढ़ रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें यूं थी मेरे कानों में जोर जोर से गूंज रही हों। वो अरबी मेरे पास आकर खड़ा हो गया, मुझे गौर से देखने लगा। जितनी देर वो मेरे पास खड़ा था, उसकी नजरें मेरे लिए एक इम्तिहान बनी रही। फिर वो आगे बढ़ गया। इसके बाद से पहरेदारी में और भी सख्ती आ गई। काफी दिन बाद मुझसे इस कमरे की सफाई का कहा गया जहां वो लड़की ठहरी थी, लेकिन आज वो कमरा खाली था। कमरे की चादर बुरी तरह से बिखरी हुई थी और कमरे में एक अजीब किस्म की बू थी। मैंने पर्दे खिड़की के पास से हटा दिए और बेड की चादर बिछाकर झाड़ू देने लगी। जब मेरी नजर कचरे की बास्केट पर पड़ी, उसके अंदर इंजेक्शन की खाली सिरिंज और उसके अंदर टूटे हुए इंजेक्शन देखकर मैंने फौरन से वो बाहर निकाले और पढ़ने लगी कि वो इंजेक्शन किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो नींद की हैवी डोज थी, जिसके लगते ही बंदा चंद सेकंड में बेहोश हो जाता है। फिर उसे 24 घंटों से पहले होश नहीं आती। मैंने उस बास्केट के अंदर मजीद चीजों को देखने की कोशिश की तो जले हुए सिगरेट थे। उसके बाद जो मेरी आंखों ने देखा, मुझे एक अजियत से दो चार कर गया। एक सिगरेट पर खून लगा हुआ था, जिसे यकीनन उस लड़की के बाजू पर जलता हुआ लगाया गया था। इसके जख्म से रिसने वाले खून से वो सिगरेट बुझ गया हो। मेरी नजरों के सामने वो लड़की नजर आने लगी, डरी सहमी मासूम सी लड़की। मैंने वो सब चीजें वापस रख दी, कमरे की सफाई की और बाहर आ गई। लेकिन मुझे ये बात भी परेशान कर रही थी कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। एक बार दोनों अरबी घर पर मौजूद नहीं थे। उनकी बेगमात भी दोपहर का खाना खाते ही अपने कमरों में चली गई। किचन में काम करने वाली बाबरचंद भी आराम के गर्ज से अपने क्वार्टर में चली गई। लेकिन मेरे दिमाग से तो वो लड़की ही नहीं जा रही थी, जिसके बारे में मेरी मालकन ने ये बताया कि वो वापस जा चुकी है। इसलिए मैं ऊपर के पोर्शन में आ गई। वहां जितने भी कमरे थे बंद थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन सब कमरों को देखा। सब कमरे ही लॉक थे। मैंने उन कमरों की खिड़कियों को खोलने की कोशिश की तो एक कमरे की खिड़की खुल गई। वो कमरा खाली था। मैं उस कमरे में आ गई। वो कमरा किसी स्टूडियो की तरह से सजा हुआ था, जहां एक स्टैंड में कैमरा लगा हुआ था और एक सिंगल बेड था। बाकी सारा कमरा खाली था। मैं उस कैमरे के पास आ गई। मैंने जब उस कैमरे को ऑन किया तो जो शर्मनाक वीडियो उस लड़की की बनाई गई थी, मैंने वो कैमरा बंद कर दिया। उस कैमरे की वजह से मुझे ये तो मालूम हो ही चुका था कि वो लोग लड़कियों को गैर कानूनी तरीके से यहाँ लाकर उनकी शर्मनाक वीडियो बनाकर उन्हें दूसरे ममालिक में स्मगल करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई थी कि वो लड़कियों को छुपाकर कहाँ रखते हैं। मैं इस कमरे से बाहर आ गई, वापस नीचे पहुंच गई। अभी तक मैं उस जगह नहीं पहुंच पाई थी जहां ऐसी लड़कियों को रखा गया था। मैं बेहद परेशान सी होकर रह गई कि इन लड़कियों तक पहुंचकर उन्हें बचा सकूं। एक बार मैंने रात के वक्त अपने क्वार्टर के बाहर कदमों की चाप से सुनी, जैसे वहां से चंद लोग गुजरे हों। मेरे कान उन आवाजों पर खड़े हो चुके थे। मैं अपने क्वार्टर के दरवाजे के पास खड़ी थी। मैंने जरा सा दरवाजा खोला
तो चंद लड़कियों को गार्ड वहां से ले जा रहे थे। लड़कियों के हाथ पीछे करके बांध रखे थे, उनके मुंह पर भी पट्टी बांधी हुई थी ताकि उनकी आवाज कोई सुन ना सके। उस वक्त मेरा कमरे से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन मैं ये समझ गई थी कि यकीनन पिछली जानिब भी कोई ऐसा खुफिया कमरा मौजूद है जहां लड़कियों को रखा जाता है। अगले रोज सुबह को मैं उस पिछले हिस्से में पहुंच गई, लेकिन यहाँ पर घने दरख्तों के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की, शायद वहां पर कोई तहखाना या कोई कमरा मौजूद हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 2-3 दिन में पीछे के हिस्से में चली जाती, लेकिन एक बार एक दीवार पर मेरा हाथ जाकर टकराया, लेकिन वो दीवार सीमेंट की नहीं थी। मैंने उस लकड़ी की दीवार को दाएं बाएं करना शुरू किया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, वो बाएं जानिब हो गई। वो दीवार नहीं, अंदर जाने का दरवाजा था जो मेरे सामने खुल चुका था, लेकिन अंदर खूब अंधेरा था। मैं जैसे ही अंदर गई, वो जगह नीचे को ढलान जैसी थी। वहां अंदर जाते ही मैं अपने कदमों पर तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और गिर गई और लड़खड़ाती हुई एक तह खाने में पहुंच गई। मैं जहां पहुंची थी वहां रोशनी मौजूद थी, इसलिए जब मैंने वहां देखा, बहुत सी लड़कियां वहां मौजूद थीं जिन्हें रस्सियों से बांधकर रखा गया था, जिनकी अबतर हालत देखकर मुझे उनके साथ की गई ज्यादती का अंदाजा हो चुका था। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, मुझे कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी, फिर किसी के उस ढलान से नीचे उतरने की। मेरा दिल थक से रह गया। सामने वो अरबी खड़ा था, उसे देखकर तो मेरी रंगत ही फक हो गई थी। बेशक मैं एक पुलिस वाली थी, लेकिन इस वक्त बिना किसी हथियार की थी और पकड़ी भी जा सकती थी। वो अरबी बड़े गजबनाक अंदाज से मेरे पास पहुंचा और मेरे मुकाबले खड़ा हो गया। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा था लड़की, तुम्हारी हकीकत तो मैं उसी वक्त जान गया था जब तुम खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। अगले रोज जब सब मुलाजमीन से मैं पूछ रहा था तो मेरा 100% शक तुम पर था, इसलिए मैंने तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी। इसलिए तुम्हें पूरा मौका दिया कि तुम जिस मकसद के लिए आई हो वो शौक भी पूरा कर लो। हमारे पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं हम सब जानते हैं। तुम मेरी आंखों से ओझल हरगिज नहीं थी। ये सब सुनकर तो मैं दंग रह गई। उस शख्स ने एक कमीनगी भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई, फिर अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब करके बोला, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो तुम। अब देखो कि मैं तुम्हारा हश्र क्या करता हूँ। इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ करता, मैंने उस पर हमला कर दिया। मेरे पास असला तो मौजूद नहीं था, लेकिन मैं लड़ना जानती थी, इसलिए मैं उसे मारने लगी। उसे शायद मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए मेरे पंच मारने पर वो दूर जाकर गिरा। लेकिन अगले ही लम्हे उसके गार्ड्स वहां मौजूद थे जो मुझे बाजुओं से पकड़ चुके थे। मैं इतनी ताकतवर भी नहीं थी कि उन दो हैकल गार्ड्स का मुकाबला कर सकती। वो शख्स अब मुझे खूंखार आंखों से देख रहा था। उसने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा, कहने लगा, कमीनी, तूने मुझ पर हाथ उठाया। फिर उसने अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकाला। मैं समझ गई थी कि वो नशावर इंजेक्शन है। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत को बेहोश करके उसके साथ बदकारी करते हो। अगर मर्द हो तो मेरे हाथ छोड़कर मेरा मुकाबला करो। वो मेरी बात पर हंसने लगा, कहने लगा, तुम्हारी बातें मुझ पर बेअसर हैं। ये कहकर उसने मेरे बाजू पर वो इंजेक्शन लगा दिया। मेरा सर चंद लम्हों में चकराने लगा, मेरी आंखें बंद होने लगी, जहन बिल्कुल तारीकी में जा चुका था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन अपने वजूद के साथ होने वाली ज्यादती को महसूस जरूर कर पा रही थी। मुझे लगा मेरे रुखसार पर किसी ने आग का शोला रख दिया हो। नीम बेहोशी की हालत में भी अपने वजूद पर दिए गए जख्मों पर मुझे बड़ी शिद्दत से तकलीफ हो रही थी। जब मुझे होश आया, मैं उसी कमरे में मौजूद थी जहां कैमरा लगा हुआ था।
میرا وجود بالکل ڈھیلا سا ہو چکا تھا. میں ان کے عتاب کا نشانہ بن چکی تھی. سامنے لگے آئینے میں خود کو دیکھ کر میں خوف سے چیخی. مجھ پر جلے ہوئے سگریٹ بجھائے گئے تھے. میری بکھری اجڑی حالت مجھے میری بربادی کی داستان سنا رہی تھی. مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کیس مجھ سے میری عزت لے جائے گا. میرے آنسو بہنے لگے اور جب وہ آنسو میرے زخموں پر لگتے تو مجھے ایک نئی اذیت سے گزار جاتے، جیسے میرے زخموں پر کسی نے نمک چھڑک دیا ہو. میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس شخص کی بیوی اندر داخل ہوئی. وہ کھانے کی ٹرے رکھ کر چلی گئی. نہ جانے کب سے بھوکی تھی کہ کھانا دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. کچھ دیر بعد مجھے 2 گارڈ لینے آ گئے اور مجھے بازوؤں سے سہارا دے کر اس کمرے سے باہر لے جانے لگے. میں بالکل بے جان سا وجود تھی. وہ لوگ مجھے اسی تہہ خانے میں پھینک کر چلے گئے. میں وہاں لڑکیوں کو بچانے آئی تھی، انہیں تحفظ دینے آئی تھی، لیکن خود بھی برباد ہو چکی تھی. پھر وہ دونوں عربی اس تہہ خانے میں آ گئے. میرے پاس آ کر ہنسنے لگے. ان میں سے ایک کہنے لگا، ہم کسی اور ملک کے باسی ہیں، یہاں نقلی عربی بن کر آئے ہیں اور آج رات تک تمہیں بھی غیر قانونی طریقے سے اسی ملک لے جائیں گے. پھر تم لوگوں سے جسم فروشی کا کام لیا جائے گا. جب تک تمہاری پولیس کی ٹیم یہاں پہنچے گی تم بھی یہاں سے اسمگل ہو چکی ہوگی. وہ یہ بات کرنے کے بعد میرے پاس آ کر جھک گیا. کہنے لگا، تمہاری ویڈیو بھی بہت جلد وائرل ہو کر تمہارے افسران کے پاس ہمارا منہ توڑ جواب بن کر پہنچے گی. یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا کہ میں نے ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے اس پر گولیاں چلا دی. دونوں بھائیوں کو بھون کے رکھ دیا. جب گارڈ مجھے اس تہہ خانے میں لٹا رہے تھے تو میں اسی وقت ایک گارڈ کی جیب سے پسٹل نکال چکی تھی. وہ دونوں ہی زمین بوس ہو کر تڑپنے لگے. کچھ دیر بعد ہی وہ مر چکے تھے. پولیس کے سائرن کی آواز پر میں پھر سے ہوش سے غافل ہوئی. میں نے اپنا مشن پورا کر دیا تھا. جب مجھے ہوش آیا میں ہاسپٹل میں تھی. 1 ماہ لگا تھا مجھے ٹھیک ہونے میں اور اپنی ڈیوٹی دوبارہ جوائن کرنے میں. وہ سب لڑکیاں آزاد ہو چکی تھیں. ان کی ویڈیو بھی وائرل ہونے سے بچ گئی تھی. میں نے اپنی عزت اپنے فرض کی خاطر گوا دی تھی، لیکن بہت سی لڑکیوں کو جسم فروشی جیسے گناہ سے بچا لیا تھا.